प्रिय प्रशिक्षुओं, ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। आइए आज हम बीएड प्रथम वर्ष की कक्षाएं जो है वो देखते हैं, जिसमें आप लोगों को जो हमारा विषय है हम बता रहे थे। विषय हमारा है अधिगम और विकास का मनोविज्ञान। अधिगम और विकास का मनोविज्ञान। देखिए, अधिगम और विकास का मनोविज्ञान, ये इसमें हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो पढ़ा रहे हैं, जिसमें आप अक्सर देखते होंगे कि इसी के संदर्भ में जो है अक्सर आपको जो है यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे वीडियो तो अधिक से अधिक ज्यादा जो सर्च मिलता है वो आपका इसी टॉपिक से मिलता है। वो टॉपिक हमारा जो स्टार्टिंग हुआ था वह जो था वो व्यक्तित्व। ठीक है, अगर हम व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति या हर बालक या हर प्रशिक्षु ये जानना चाहता है कि हमारा व्यक्तित्व किस प्रकार से है, जिसमें हम आपको जो है इसके अंतर्गत व्यक्तित्व को परिभाषित किया। व्यक्तित्व है क्या, व्यक्तित्व को गुण क्या है, व्यक्तित्व के प्रकार क्या है, व्यक्तित्व के पहलू क्या है। उसके साथ साथ हम आपको जो है इससे संबंधित और बताएं जो है कि व्यक्तित्व के विकास, तो हमारा व्यक्तित्व अच्छा है या हम समाज में अच्छे कार्यों को करते हैं, कौन से कार्य हमारे द्वारा अच्छे हैं, कौन से कार्य हमारे द्वारा जो है वो बुरे हैं, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, या उसका जो है कौन सा मापन होता है जिससे जो है हमारे व्यक्तित्व को जो है अच्छा बताया जाता है। तो उसमें हम आपको बताए थे कि कौन कौन से बिंदु ऐसे होते हैं जो कि जो है हमारे व्यक्तित्व के विकास को जो है वह आगे बढ़ाते हैं। अर्थात ये कह लीजिए व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात किन किन बिंदुओं को हम जो है मुख्य रूप से व्यक्तित्व में देख सकते हैं कि हमारा व्यक्तित्व जो है वह प्रभावित होता है। आइए आज हम आपको इसी के अंतर्गत जो बताते हैं वह जो हमारा मुख्य टॉपिक है व्यक्तित्व का मापन। टॉपिक हमारा है व्यक्तित्व का मापन। मापन से तात्पर्य नापना, किसको हम कैसे मापें कि किसका व्यक्तित्व किस प्रकार से है, कितना है, किसको हम किस कसौटी पर जो है कहां पर किसको अच्छा कहेंगे, किसको कहां पर बुरा कहेंगे, ये इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, कैसे इसको मापा जाए। तो आइए अगर हम देखते हैं तो व्यक्तित्व के गुणों को देखें। तो व्यक्तित्व को जो है देखा जाए तो अनेक गुणों या जो है लक्षणों का संगठन माना जाता है। हमने ये कहा था आपको जब व्यक्तित्व को बता रहे थे तो ये बताए थे कि निश्चित रूप से व्यक्तित्व की सीमा अगर हम चाहें कि निर्धारित कर लें कि कहां से कहां तक है, तो उसकी सीमा का निर्धारण ना तो किया गया है और ना तो किया जाएगा। बात हमारी समझ है, ना तो इसकी सीमा का निर्धारण किया गया है और ना तो किया जाएगा, क्योंकि इसकी सीमा जो है वो क्या है, वह अनंत है। एक प्रकार से इस प्रकार से कह लीजिए कि अनेक गुणों या लक्षणों का जो है वो संगठन माना जाता है। तो इन गुणों के कारण कोई मनुष्य क्या करता है कि वह जो है उत्साहपूर्ण कार्य करता है, कोई जो है उत्साहहीन होता है, कोई जो है वो मिलनसार होता है, कोई जो है एकांत प्रिय होता है और कोई जो है वो चिंता युक्त होता है, कोई चिंता मुक्त होता है। तो इस प्रकार से ये कह लीजिए कि ये सारे जो है उसके व्यक्तित्व में ही आते हैं। एक बार हम फिर से देख लें इस बिंदु को। व्यक्तित्व को अनेक गुणों या लक्षणों का संगठन कहा गया है। उसके गुण और लक्षण मिलकर के जो है वो व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इन गुणों के कारण कोई मनुष्य क्या होता है, अधिक उत्साही होता है। यही गुण होता है किसी किसी व्यक्ति को आप देखते होंगे कि वह हर कार्य के प्रति जो है अत्यंत उत्साही होता है, वह उत्साहपूर्वक कार्य करता है। किसी व्यक्ति को देखते हैं वह उत्साहहीन होता है, कोई उसको नया कार्य बताया जाता है उसमें वह जो है रुचि नहीं लेता, उसमें वह कार्य करने के लिए उत्साह नहीं होता। कोई जो है अधिक मिलनसार होता है, कोई किसी को आप देखते होंगे व्यक्ति को कि वह जो है अकेले रहना पसंद करता है, कोई जो है वो एकांत प्रिय होता है, और उसके साथ साथ किसी को देखते
हैं कि चिंताग्रस्त से वह ग्रसित होता है, उसका वह व्यक्तित्व होता है, और किसी को आप देखते हो चिंता मुक्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें जो है कि बोरिंग और लैंडफील्ड ने कहा था, बोरिंग और लैंडफील्ड, बोरिंग और लैंडफील्ड के अनुसार अगर हम देखते हैं इस बिंदु को, तो देखें जो है कि निश्चित रूप से इन्होंने क्या कहा इसके विषय में, इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व मापन की सहायता से, व्यक्तित्व मापन की सहायता से, अर्थात व्यक्तित्व जो हम नापने का कार्य करेंगे, जो व्यक्तित्व को उसको जानने का कार्य करेंगे, जिस पैमाने के द्वारा, जिस विधि के द्वारा, तो उससे क्या होगा, विभिन्न इसकी सहायता से, इसके मापन से इन गुणों का ज्ञान प्राप्त करने के 4 लाभप्रद कार्य किए जा सकते। अर्थात ये कह रही थी कि इसको मापने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वह जो है इसमें 4 मुख्य रूप से परिवर्तन लाना है। फिर से एक बात देख लीजिए, बोरिंग और जो है लैंडफील्ड ने इसके संबंध में क्या कहा, इसके संबंध में उन्होंने ये कहा कि निश्चित रूप से व्यक्तित्व मापन की सहायता से ही इन गुणों का ज्ञान प्राप्त करके उसके बाद जो है इनके 4 लाभप्रद, 4 जो लाभ हैं उसको जो है हम व्यवस्थित कर सकते हैं, उसको जो है हम कर सकते हैं। तो आइए वो 4 लाभ कौन कौन से, उन लाभों को हम देखें एक एक करके। पहला लाभ जो हमारा ये व्यक्तित्व मापन किया जाएगा, उसका हमारा पहला लाभ क्या होगा उसको देखते हैं। पहला लाभ होगा कि व्यक्तित्व के विकास से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। व्यक्तित्व से संबंधित, व्यक्तित्व से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सके। ठीक है, जैसे हम बताए जो हम व्यक्तित्व से संबंधित सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक आधार पर, तो इस प्रकार से हम देखें कि व्यक्तित्व का अगर उस व्यक्ति का हम मापन करते हैं तो उसकी क्या समस्या है, जो समस्या हमको ज्ञात हो जाएगी, इससे क्या होगा कि उसका जो है जब हम व्यक्तित्व मापेंगे तो उसी से उसकी समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। दूसरा बिंदु अगर हम देखें तो दूसरे बिंदु में है हमारा कि अपनी कठिनाइयों का निवारण करने के उपाय बताए जा सकेंगे। ठीक है, तो दूसरा बिंदु देखें कि जो इसकी कठिनाइयां हमको ज्ञात होंगी, उन कठिनाइयों का उपाय, कठिनाइयों का उपाय बता सकेंगे। जैसे इससे तात्पर्य ये है कि मान लीजिए किसी की समस्या ये है कि वह हमेशा चिंताग्रस्त रहता है। अब उसका हम मापन किए कि वह व्यक्ति जो है वह उसका व्यक्तित्व क्या है, चिंताग्रस्त होना है ना। तो अगर चिंताग्रस्त होना अगर उसका जो है वो मानसिक कारण है, तो निश्चित रूप से चिंताग्रस्त क्यों रहता है, उसके हम उपाय बताते हैं, उसके उपाय को बता करके उसकी समस्या का समाधान करते हैं। तीसरा व्यक्ति देख लें, व्यक्तिगत रूप से में सामंजस्य करने की सहायता दी जाए। व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से, तीसरा हमारा है व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से, क्या करना है, व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उसको जो है क्या करना है कि सामंजस्य करने में सहायता, सामंजस्य करने में सहायता। एक तीसरा कार्य हम क्या कर लेंगे कि व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से अगर उसको कोई समस्या है तो निश्चित रूप से उसमें सामंजस्य स्थापित वह कैसे करेगा, उन बिंदु को उसको बता दें। उसके बाद अगला बिंदु देखते हैं कि विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव किया जाए। सबसे बड़ा मुख्य बिंदु यही है कि अगर इसमें देखें, ये जो हमारा चौथा बिंदु है इसमें है विभिन्न पदों के लिए, विभिन्न पदों के लिए
जो हम विभिन्न पदों पर किस प्रकार के व्यक्तियों को रखा जाना है, किस प्रकार के व्यक्ति जो है किस प्रकार के कार्यों को अच्छे ढंग से कार्य कर लेंगे, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है उन पदों पर जो नियुक्त किया जाना है उसके लिए जो है वो चुनाव जो है नियुक्त किया जाएगा। तो विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव किया जा सके। ठीक है, इस तरह से हम 4 बिंदु देखे और 4 जो है उनके जो है क्या होता है कि निश्चित रूप से लाभ है व्यक्तित्व मापन। ठीक है, अब लाभ को हम देख लिए, उसके बाद हम चलते हैं, देखिए जो है कि उक्त जो हमारे लाभप्रद कार्य है, जो ये चारों जो है लाभप्रद हमारे कार्य ही हैं जिसकी प्राप्ति के लिए निश्चित रूप से हमको व्यक्तित्व का मापन करना चाहिए, यह आवश्यक है। इसके अंतर्गत उक्त लाभप्रद कार्यों को अगर देखा जाता है तो व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है कि व्यक्तित्व का मापन करने के लिए अनेक विधियां या परीक्षणों को जो है वो निर्माण किया। अर्थात ये जो 4 लाभ हैं, इन 4 लाभों को प्राप्त करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने जो है व्यक्तित्व का मापन किया और उन मापन के लिए जो है उन्होंने मापन के लिए या परीक्षण के लिए जो है वो विभिन्न प्रकार की विधियों का निर्माण किया है। इसी के संदर्भ में एलिस महोदय ने कहा, एलिस महोदय ने क्या कहा, इसको हम देख लेते हैं। एलिस के अनुसार एलिस महोदय ने ये कहा इसके संदर्भ में कि क्या है कि एलिस महोदय ने कहा कि हमारे व्यक्तित्व के मनोविज्ञान ने अभी पर्याप्त प्रगति नहीं की है। व्यक्तित्व के संदर्भ में मनोविज्ञान ने बहुत पर्याप्त रूप से प्रगति नहीं की है, लेकिन हमारे व्यक्तित्व परीक्षण अभी तक क्या है कि अधिकांश रूप में जांच की कसौटी पर ही है। अर्थात व्यक्तित्व का जो परीक्षण किया जा रहा है वह सब अभी तक जो है वो जांच की कसौटी पर ही है। इसलिए व्यक्तित्व मापन की हम विधियों को देख लेते हैं। व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधियां हैं, तो व्यक्तित्व मापन की निम्नलिखित जो है वो 3 विधियां हैं, जिसमें जो है पहली विधि है हमारा आत्मनिरीक्षण विधि, या इसी को जो है आत्मनिष्ठ विधि पहली है। दूसरी विधि है हमारी वस्तुनिष्ठ विधि। ठीक है, उसके बाद तीसरी हमारी जो विधि है वह तीसरी विधि है प्रक्षेपण विधि। देखिए, अब इन तीनों विधियों में भी अलग अलग विधियां जो है वो है, तो जिसके अंतर्गत हम देखते हैं जैसे आत्मनिष्ठ विधि है कि इसमें जो है क्या है जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली, इसमें देखते हैं जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि। दूसरी है हमारी प्रश्नावली विधि। और उसके बाद तीसरी विधि साक्षात्कार आत्मकथा लेखन, साक्षात्कार विधि। चौथा है आत्मकथा लेखन। ठीक है, ये हो गया आपका आत्मनिष्ठ विधियां। उसके बाद आइए हम लोग जो है देखते हैं इसमें जो है वो वस्तुनिष्ठ विधियां। तो वस्तुनिष्ठ विधियां कौन कौन सी हैं हमारी, इसमें देखते हैं नियंत्रित निरीक्षण मापन, नियंत्रित निरीक्षण मापन। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें और कौन सी विधि है, नियंत्रित निरीक्षण मापन, समाज मिति। ठीक है, समाज मिति। उसके बाद जो है आता है हमारा जो है वो शारीरिक परीक्षण विधि, ठीक, ये। उसके बाद एक विधि और है आपकी प्रक्षेपण विधि। तो प्रक्षेपण विधि को थोड़ा सा हम लोग जो है